श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओके, अपन बात कर रहे हैं सुश्रुत चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 3। इसमें हम क्या करेंगे भाई, बोन्स के टूटने की बात कर रहे थे, जॉइंट्स के डिसलोकेशन की बात कर रहे थे। हम जो है बात करके आ चुके हैं पूरी बॉडी में जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी और डिसलोकेशंस होते हैं उनकी, है ना। अब जब बात करें सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध जत्रुगत वाले एरिया की, तो सेक्शन सी की स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि भाई जत्रु और ऊर्ध जत्रु, जत्रु मीन्स क्लेविकल, क्लेविकल और क्लेविकल से ऊपर जो कुछ भी होगा, भग्न होगा, फ्रैक्चर होगा, डिसलोकेशन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल को अपन क्या बोलते हैं संस्कृत में, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लेविकल को बोलते हैं हम अक्षक संधि। कौन सी संधि? अक्षक संधि, अक्षक अस्थि, सॉरी। क्लेविकल बोन को बोलते हैं अक्षक अस्थि। ठीक है, अब अक्षक अस्थि जो है वो अगर ऊपर या नीचे की तरफ हो जाए तो क्या करना होगा, है ना। तो अक्षक अस्थि अगर अपने स्थान से हट जाए तो उसे मूसल, जो शस्त्र होता है मूसल से आपको उठाना चाहिए और गाढ़ बंद बांध देना चाहिए। ठीक है, तो मूसल हमने पहले भी प्रयोग किया था, जब ह्यूमरस जो है वो बाहर निकला था तब भी प्रयोग किया था। तो और ह्यूमरस को क्या बोल रहे थे वहां पर संस्कृत में? अंश संधि, है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूसल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, तो पहला हमने किया था अंश संधि में, जब अंश संधि डिसलोकेट हुई थी उसको क्या किया था, मूसल को कक्ष में डाला था। कक्ष मतलब बगल, तो कक्ष वाले प्रदेश में मूसल को डाल करके अंश संधि को ऊपर उठा रहे थे। ठीक है, और उसे सेट कर दे रहे थे किसमें? ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, है ना। यही कहानी तो थी। और अक्षक अस्थि में क्या कर रहे हैं, जिस साइड से झुकी हुई हो भाई उसके विपरीत साइड से या तो मूसल से ऐसे ठीक कर दो या इधर से ऊपर उठा दो, कैसे भी करो। क्या करना क्या है कि भाई मूसल का प्रयोग दो जगह किया गया था। और चक्र योग का प्रयोग कहाँ किया था? जब हमने पैर की थाइस को दोनों साइड से पकड़ा था और घुमाते हुए आगे की तरफ लेकर के आए थे, ताकि जो बोन है वो अपने एसिटाबुलम में एंटर हो जाए। तो चक्र योग का प्रयोग कहाँ किया था हमने? उरु संधि में। मूसल का प्रयोग कहाँ किया था? अंश संधि में और अक्षक अस्थि में। ठीक है, चलो अब श्लोक देख लो। श्लोक क्या लिखता है? सन्नम उन्नम उन्नमयेत स्विन्नम अक्षकम मूसलेन्तु, यानी अक्षक को मूसल से उन्नमन करना चाहिए। तत् उन्नतम पीड़येत च, उसके बाद जब उन्नत हो जाए तब उसे दबा देना चाहिए। किससे? बधनीयात गाढ़मेव च, उसको किससे? गाढ़ बंध से बंधन कर देना चाहिए। तो यही दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अक्षक अस्थि अगर दिक्कत दे दे, यानी क्लेविकल अगर दिक्कत दे, तो मूसल शस्त्र का प्रयोग करना है और फिर उसे बांध देना है। किससे? गाढ़ बंध से। बंधनियात गाढ़ में च। ठीक है, फिर आगे बढ़े। फिर हमने कहा कि भाई क्लेविकल से थोड़ा ऊपर आ जाओ, गर्दन पे आ जाओ। तो अगर गर्दन जो है, किसी व्यक्ति की गर्दन नीचे धस जाए, अंदर की तरफ धस जाए, मान लो किसी किसी व्यक्ति की गर्दन पर कुछ बहुत भारी चीज गिर गई। ठीक है, तो उस, या कह लो कि वो हैवी हैवी वेट सर पे उठाने की वजह से गर्दन जो है वो अंदर की तरफ धस गई। ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा हमको? तो जो गर्दन का पीछे वाला हिस्सा है, गर्दन के पीछे वाले हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? अवटु। क्या बोलते हैं? अवटु। तो अवटु और हनु संधि, यानी पीछे वाले हिस्से को, और हनु, हनु यानी ये हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है जौ का, ठीक, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ उठाना है। तो ऊपर की तरफ उठाने को क्या बोलते हैं? उन्नमन। ठीक, और जब गर्दन उठ जाए तो गर्दन पर कुशा बांध दो। ठीक है, यानी जैसे आज के जमाने में क्या गर्दन में पट्टा बांध देते ना, जब गर्दन में कोई लचक आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो पहले क्या करते थे कि कुशा बांध देते थे। तो कुशा क्या करता है? वो एक कुशन की तरह काम करता है। कुशा बांध देनी चाहिए और उस पर पट्टी बांध देनी चाहिए। आपको याद हो तो जब हम मदन फल कलेक्ट करते थे, तो मदन फल जब कलेक्ट करके लेकर के आते थे कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म वसंतांतरे। कौन से नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में या मृगशिरा नक्षत्र में। जब हम कलेक्ट लेकर के आते थे तो कोशिश तो यही करते थे कि पके हुए मदन फल लेकर के आए। ठीक है, यानी पांडु कलर के हों जो। ठीक,
लेकिन फिर भी जब कुछ रह जाते थे तो हम क्या करते थे, उनको ला करके सबसे पहले कोशा में लपेट देते थे और उसके बाद किसी धान में गाड़ देते थे 8 रात्रि तक के लिए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कोशा वहां पर भी आया था। इधर फ्रैक्चर में हमने कोशा पैर में भी बांधा था। ठीक है, जब पाद तल में जो है भग्न होता था तो हम अभ्यंग करके कोशा लगा देते थे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन की तरह। ठीक है, और उसी तरह अगर गर्दन में जो है हमारे दबाव आ गया है तो गर्दन को अवटू और हनु संधि से पकड़ के ऊपर उठाना है और फिर कुशा लपेट देनी है। ठीक है, और उसके बाद पट्टी बांध दो। फिर पेशेंट को बोलो कि भाई 7 रात्रि तक आपको उत्तान शयन ही करना है। उत्तान शयन मतलब आपको उत्तान अवस्था में यानी कि प्रोन क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन में ही आपको जो है वो सोना है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। तो अब जाके इसका श्लोक देख लो। ठीक, तो देखो, ग्रीवायाम तु विवृत्याम प्रविष्टायाम अधो अपीवा, यानी क्या कह रहे हैं, यदि ग्रीवा जो है विवृत हो जाए, फैल जाए, ठीक है, या लचक जाए, प्रविष्ट हो जाए, अंदर धस जाए, अधः प्रविष्टायाम, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अवटु अथ हनुश्च, अवटु और हनु को प्रगृह, प्रगृह मतलब पकड़कर, उन्नमयेत नरम, उसको क्या करना चाहिए, उठा देना चाहिए, किसको, गर्दन को। ततः कुशाम समम दत्वा, उसके बाद कुशा लगानी चाहिए और फिर पत्र पट्टे न बस्ट, ये उसके बाद ये इनके पत्ते लगा करके वेष्टन कर देना चाहिए, यानी पट्टी बांध देनी चाहिए पट्टी से। ठीक है, पट्टे न वेष्टयेत। फिर उत्तान चैनम सप्त रात्रम अतंद्रितः, उस पेशेंट को बोलना है कि 7 रात्रि तक उत्तान शयन ही करना है। अच्छा ये बताओ, उत्तान शयन हम जो है उत्तान शयन करके अन्न ग्रहण कहाँ कराते थे? इससे पहले हमने उत्तान शयन करके अन्न ग्रहण करवाया था, पहले जब एक इंजरी हुई थी। ठीक है, तो था जब क्रकाटिका छिन्न हो जाती है, जब किसी व्यक्ति की क्रकाटिका, क्रकाटिका कहाँ होती है, गर्दन के पीछे वाले एरिया में, यानी जहां अबटू वाला एरिया होता है वहां होती है क्रकाटिका। तो जब क्रकाटिका कट जाती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में पेशेंट को जो है जब रिपेयरिंग हो जाए तो उसको उत्तान शयन करके ही बोल रहे हैं उसको कि भाई लेट के ही तुझे खाना खाना है, लेट के ही पानी पीना है, सब कुछ तेरा जो है उत्तान शयन में ही होएगा। ठीक है, और मुझे बताओ जब व्रण होता था तब कहाँ करते थे, जब आगे व्रण होता था तब हम उत्तान लिटाते थे, या जब पीछे व्रण होता था तब उत्तान लिटाते थे? तो उत्तान हम लिटाते थे जब पीछे की तरफ व्रण होता था, ताकि ग्रेविटी का पुल होकर के जो रिसेव है या स्त्राव है वो अंदर ही ना रुके, नीचे की तरफ बाहर आए। ठीक है, खैर अब इसके बाद बात कर रहे हैं हमने अक्षक अस्थि की बात कर दी, मूसल का प्रयोग करेंगे। गर्दन की बात कर दी, गर्दन के अंदर हमको क्या करना है भाई, अवटू और हनु से पकड़ के ऊपर खींच देना है। ठीक है, और कुशाला लपेट देनी है। अब आ जाते हैं हनु संधि पे। अब हनु संधि है, संधि संधि तो क्या होगी, डिसलोकेट। ठीक है, तो अगर हनु संधि डिसलोकेट हो जाए तो मुझे पहले सवाल बताओ कि भैया हमने जब बंद पड़े थे तो वहां पर मैंने हनु के अंदर कौन सा बंद बांधा था? ठीक है, तो वहां एक लाइन थी, हनु शंख गंडेशु खटवाम। ठीक है, यानी हनु प्रदेश में, हनु प्रदेश में, शंख प्रदेश में और गंड प्रदेश में कौन सा बंधन बांधे जाता है, खटवाम। ठीक है, यानी खटु बंध बांधा जाता है। ठीक है, तो हनु शंख गंडेशु खटवाम। और जत्रु ऊर्ध्व, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में, ऊर्ध्व जत्रुगत कोई भी कंडीशन हो तो उसमें कैसा बोला था, पंचांगी। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या था कि हमने वास्तव में पहले क्या पढ़ा था, हनु शंख गंडेशु खटवाम जत्रु ऊर्ध्वम पंचांगी, ये रटना है। हनु शंख गंडेशु खटवाम जत्रु ऊर्ध्वम पंचांगी। अगर पहले का नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन अब याद कर लो, आज ये 2 बंद हम पढ़ेंगे और इसे इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हनु शंख गंडेशु खटवाम, हनु शंख गंडेशु खटवाम, हनु शंख गंडेशु खटवाम। ठीक है, और जत्रु ऊर्ध्वम पंचांगी, जत्रु ऊर्ध्वम पंचांगी। जब ये बात हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है, तब हम आएंगे कि भाई हमारे को इस इधर क्या कहा है, देखो। बट अगर आपको सवाल में हनु संधि च्युति पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए कि भाई हनी संधि जो है वो अपने स्थान से भी संहत हो गई यानी हट गई है, तो फिर आपको क्या आंसर करना है, तो आपको पंचांगी बंध टिक करना है। ठीक है, मतलब अगर हनु शंख गंड में से कोई एक का बंधन बांधने तो पूछा हो तो क्या आंसर करेंगे, खटवा बंध। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया देखो,
इधर जो श्लोक आया है उसमें देखो क्या लिखा है, हनु अस्थिनी समानीय हनु संधौ विसंगते। जब हनु संधि जो है उसमें विसंगत हो जाए यानी हनु संधि डिसलोकेट हो जाए तो हनु अस्थि को समान स्थान पर ला करके स्वेद्वयित्वा स्थिते उसको स्थित कर देना चाहिए सम्यक। और फिर क्या लिखा है, पंचांगी वितरेत भिषक, उसके बाद पंचांगी से उस पेशेंट को यानी उस पेशेंट की अस्थि हनु संधि को जो है वो बांध देना चाहिए। ठीक है, जबकि हनु शंख गंडेशु हमने बात क्या पढ़ी थी, खटवा। तो पेपर में जब आता है तो हमें याद क्या रहता है, वो निदान स्थान वाली बात, तो हम खटवा बांध देते हैं और आंसर जो है वो यहाँ से पंचांगी चला जाता है। तो गड़बड़ कुछ नहीं है तो हनु ऊर्ध्व जत्रुगति, तो आंसर पंचांगी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इधर इस चैप्टर में लिख दिया हनु संधि विसंगते पंचांगी वितरित भिषक, तो आंसर पंचांगी ही जाएगा। और अगर रटा हुआ पूछे हनु शंख गंडेशु तो आंसर खटवाम। क्लियर है, तो हनु शंख गंडेशु खटवाम और जत्रु ऊर्ध्वम पंचांगी, और हनु संधि में विसंगत होने पर पंचांगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर। चल, फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लेना। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं हम क्या कि भैया अगर किसी व्यक्ति के दांत जो हैं वो हिल जाएं तो क्या करेंगे। अब हम हनु संधि से ऊपर आ गए, क्या मिले, दांत। तो दांत हिल रहे हैं, टूटे नहीं है, ठीक है। तो पहले तो उनको दबा के यानी उन दांतों को दबा के अवपीड़न करना चाहिए और जो ब्लड निकले उसे निकलने देना चाहिए। बात समझ में, मतलब कि दांत को अपने सॉकेट में दबाओ और जो ब्लड निकल रहा है वो निकलने दो पहले। तो इससे क्या होगा, जो भी गंदा खून है वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर शीतल लेप या शीतल जल का सेचन करना चाहिए ताकि वहां के ब्लड वेसल्स क्या हो जाएं, कंस्ट्रिक्ट हो जाएं। कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो इमीडिएट तौर पे हमें सबसे पहले क्या करना है, दांत से खून आ रहा है, दांत हिल रहे हैं, दांत को दबाया, शीतल से किया, ब्लड सप्लाई थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करी। फिर कुछ दिन तक दांतों में कुछ चबाना नहीं है, यानी पेशेंट को बोलना है कि भाई आपसे जो है आपको कुछ स्ट्रॉन्ग चबाना नहीं है, वरना क्या होगा, इससे पहले की रिपेयरिंग होगी उससे पहले जो है दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हमें जो है अगर जो खाना पीना भी लेना है वो कैसे लेना है, वो लिक्विड डाइट पे लेना है और वो भी स्ट्रॉ से। कैसे, स्ट्रॉ से। तो अब स्ट्रॉ के लिए अब हमने तो आजकल स्ट्रॉ बना ली, लेकिन पहले एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉ आती थी, यानी कमल की जो नाल होती है। कभी आप कमल की नाल को देखोगे, यानी कमल जिस चीज से स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है कमल का फूल, उस पाइप को देखोगे काट के, तो उसमें पतले पतले कई सारे लंबे लंबे कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो उस उत्पल नाल से जो है आपको क्षीरपान करवाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो पेशेंट को बोलना है कि भाई आप आज से आपको कुछ दिन तक कमल नाल या कह लो उत्पल की नाल से क्षीरपान पर रहना है। क्यों? क्योंकि आपके दांत जो है हिले हुए हैं, अगर आप कोई भी सॉलिड डाइट लोगे तो ब्लीडिंग आपकी दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मान लो अगर कोई वृद्ध पेशेंट है, वो आ जाए, वो बोले कि साहब मेरे दांत हिल रहे हैं, तो उस केस में उसे त्याज्य कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में दांत हिलेंगे तो उसमें कोई हीलिंग होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो जो दांत अभी हिल रहा है वो कुछ दिन बाद टूट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखा हमने कि भाई हमको जो है अगर दांत हिलेंगे तो अब श्लोक देखो, अभग्नान अचलितान दंतान, अभग्न, भग्न नहीं हुआ है, ठीक है, चलितान दंतान, ऐसा दांत है तो चल हो गया है। स रक्त अवपीड़ित, उसमें रक्त आ रहा है तो उसे अवपीड़न करना चाहिए। तरुणस्य मनुष्य से, यानी जवान यदि मनुष्य है तो उसे शीत ही आलेपयेत बही, बाहर से शीतल शेक से उसका आलेपन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखता है, सिक्त्वा अम्बुभिः ततः, यानी उसके बाद क्या करना चाहिए, जब उससे सेक करते हैं अम्बु से तो उन्हें शीत संधानीय उपचार, फिर उसके बाद संधान वाला उपचार कर देना चाहिए ताकि उसका क्या हो, संधान, मधु संदधाति। इस तरह से आप जो है अलग अलग योग प्रयोग कर सकते हैं उसके संधान के लिए, ठीक है। नॉर्मल बात है कि भाई पहले शीतल जल से आलेप करो और उसके बाद संधान वाली क्रिया करो, ठीक। फिर उसका कह रहा है, उत्पलस्य च नालेन क्षीरपानम विधीयते, क्षीरपान का विधान रूपक किस विधान के पूर्वक जो आपको खाना पीना लेना है, क्षीरपान, वो भी किससे, उत्पल के नाल से। जीर्णस्य तु मनुष्यस्य, अगर कोई मनुष्य तरुण नहीं है, जीर्ण है, तो जीर्ण मनुष्य में अगर चल दंत हो तो उनको वर्जयेत बलितान द्विजान, क्योंकि अब वो इसमें जो है आपको द्विज को यानी डॉक्टर को वर्जन कर देना चाहिए, यानी उसे त्याग देना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़े, हमने दांत तोड़ लिए, अब आ जाते हैं नाक पे।
मान लो नाक में चोट लगी किसी चीज से, आप बैडमिंटन खेल रहे थे, सामने वाले ने रैकेट फेंक के मार दिया चिड़िया की जगह, तो रैकेट आपकी नाक पे लगा और नाक आपकी कैसी हो गई, टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है आपको कि भाई, और वो पेशेंट जो है वो आपके पास अपनी नाक सीधी करवाने के लिए आया है, तो आप कैसे नाक सीधी करोगे, तो पहले तो क्या करना है आपको, नाक में एक शलाका डाल के नाक को सीधा करना है, यानी पतली पतली शलाका डालेंगे नाक में और नाक को क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। और फिर क्या कर देंगे, फिर जो है नाड़ी डाल देंगे। नाड़ी मतलब देखो, शलाका कैसी होती है, सॉलिड होती है, पर नाड़ी जो होती है वो हॉलो होती है, इसलिए ब्रीदिंग कर पाए पेशेंट, इसलिए हम क्या डाल रहे हैं उसमें, नाड़ी डाल रहे हैं। और शलाका क्यों डाली, ताकि नाक जो है वो सीधी की जा सके। ठीक है, समझ में आई कि नहीं। और उसके बाद क्या कर देंगे, पट्टी बांध के घृत का सेक कर देंगे। ठीक है, अब देखो श्लोक क्या कह रहा है, नासाम सन्नाम विवृत्ताम व रुज्वी कृत्वाम शलाकयः। तो सबसे पहले रुज्वीकरण करना है, यानी उसको रिज्वी कृत्वा सीधा करके, किससे, शलाकयः, पृथक नासिकयः नाड़यो। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, एक अलग से नाड़ी के द्वारा नासिका में क्या करना है, दो मुख वाली जो नाड़ी हो उसको हमें प्रवेश करवाना है, संप्रवेशयेत द्विमुखौ नाड़यो नासिकयो प्रवेशयेत। ठीक है, फिर ततः पट्टेन संवेष्टयः घृत से कम प्रदापयेत, उसके बाद आपको पट्टी करके घृत से सेक करना है। ठीक है, चलिए अब हमने नाक भी तोड़ ली, अब बात करते हैं कान, नाक हो गया, अब आप बात कर लेते हैं कर्ण की। अब मान लो कर्ण में भग्न हुआ तो क्या करना है, बड़ा अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये हमें रटना है कि क्योंकि इसमें जो है कर्ण के भग्न को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि हमने कर्ण का जो क्षत था वो पहले वहां पढ़ लिया था कि अगर कर्ण का क्षत हो जाए तो उसे यथास्थान सिल करके उसमें जो है वो तेल पूर्ण कर देना चाहिए, ऐसा करके हमने पहले पढ़ा था, है ना। तो देखो अब कहने का मतलब है, अगर कर्ण का भग्न हो तो इधर क्या लिखता है, कर्ण भग्न तु भग्नीयात् सम कृत्वा घृत उपलतम सद्यः क्षत विधानम च ततः पश्चात समाचरे। तो कहने का मतलब क्या है, ये रट्टाफिकेशन करना है। क्यों रट्टाफिकेशन करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना कि कर्ण भग्न में क्या चिकित्सा करनी चाहिए, तो उसे वो आंसर चाहिए यही श्लोक वाला। तो कर्ण भग्न में सद्य क्षत विधानम वाली चिकित्सा करनी है, तो वो डिटेल नहीं पूछेगा क्या करना है, वो सीधा पूछेगा कर्ण यदि भग्न हो जाए तो क्या करना चाहिए, कर्ण पूर्ण करना चाहिए क्या, नहीं, हालांकि करते हैं लेकिन उसको ये आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, उसको क्या आंसर चाहिए, सद्य क्षत के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें ही तो कर, बट उससे कोई इसको मतलब नहीं है। तो कर्ण भग्न तु बध्नीयात् समगत्वा घृतप्लुतम सद्य क्षत विधानम च ततः पश्चात समाचरे। तो कर्ण भग्न होने पर सद्य क्षत के विधान के समान चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा एज इट इज हमको जो है वो रटना है। कर्ण के भग्न होने पर क्या करेंगे, कर्ण पूर्ण करेंगे, नहीं, क्या आंसर टिक करोगे, सद्य क्षत के समान चिकित्सा करनी चाहिए। चलिए फिर बात कर रहे हैं क्या कि स्कल की बोन्स में, अगर मान लो अब कान की बात करें, स्कल की बोन्स में यदि क्रैक आ जाए, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, मस्तुलुंग का स्त्राव नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मस्तुलुंग स्त्राव हो गया है तो फिर वो प्राइमरी इससे ठीक होने वाला नहीं है, फिर आपको जो है एक्सपर्ट सर्जन को ही भेजना होगा। ठीक है, तो यदि कर्ण सॉरी स्कल की बोन में बहुत अच्छी बात क्या होती है, स्कल की बोन जो है वो भाई अपने आप ही आराम से ठीक हो जाती है, बस कपाल पर क्या करना है आपको, घी और शहद लगा करके पट्टी से बांध देना है। 1 सप्ताह तक जो है वो पेशेंट को घी पिलाना है। ठीक, बात समझ में आई क्या नहीं, कहने का मतलब है उस जगह को संधान करने के लिए घी और शहद का मिक्सचर जो है लगा करके पट्टी बांध दो और पेशेंट को बोलो कि भाई आज से आपको घृतपान स्टार्ट करना है 7 दिन के लिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, स्कल बोन में क्रैक्स तो आए हैं लेकिन मस्तुलुंग स्त्राव हुआ नहीं है। मान लो कोई बाइक वाइक से कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ, आपने एक्सरे पता किया, एक्सरे में जो है माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर आए हैं स्कल के अंदर। ठीक है, कभी कभी आते हैं जब आप रोड एक्सीडेंट्स में होते हो तो, ठीक, तो वहां पर आपको क्या कर देना चाहिए, यही करना चाहिए कि भाई घी और शहद का लेप लगाओ और खाने में घी जो है वो 7 दिन के लिए स्टार्ट करवाओ। ठीक है, तो अब जाके श्लोक देखो, मस्तुलुंगात विना भिन्ने कपाले मधु सर्पिशी। अगर कपाल में मस्तुलुंग के स्त्राव के बिना भिन्न हुआ है, भग्न हुआ है, तो आपको क्या करना है, कपाल में मधु सर्पिशी दत्वा, मधु सर्पी डाल करके, ततः निबंधनीया, तो उसके बाद उसको क्या कर देना चाहिए, कंप्लीटली बंधन कर देना चाहिए। फिर उसके बाद
7 दिन तक सप्ताहम च पिबेत घृतम। सप्त अहम, सप्त मतलब 7, अह मतलब दिन, सप्त अहम च पिबेत घृतम। ठीक है, ये हमने बोल दिया। इस कल में अगर कोई माइनर क्रैक आया है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए। फिर अब मान लो ऊर्ध्वकाय में कोई भी भग्न हो तो क्या यूजफुल उपक्रम है, और अगर शाखा का भग्न हो तो उसमें क्या यूजफुल उपक्रम है, ऐसा करके एक श्लोक यहाँ पर आया। ठीक है, तो देखो, जब ऊर्ध्वकाय में भग्न हो तो कर्ण पूरण करना चाहिए, बट अगर कर्ण में भग्न हो तो आंसर क्या टिक करना है, सद्य क्षत के समान चिकित्सा। यानी कि एक तरह से ये लाइन भी हमें रट लेना है, याद करनी है। ठीक है, और शाखा में भग्न हो तो अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। तो ये श्लोक जो है वो हमें एज इट इज रट लो तो बढ़िया है। तो ऊर्ध्वकाये तु भग्नानाम मस्तिष्कयम, मस्तिष्क मतलब यानी शिरोबस्ती। ठीक है, तो मस्तिष्कयम कर्ण पूरणम, अगर ऊर्ध्वकाय में भग्न हो तो शिरोबस्ती करा सकते हो। ठीक है, और कर्ण पूरण करा सकते हो। घृतपानम हितम नस्य, उसके बाद क्या कह रहा है, घृतपान करा सकते हो। जैसे अभी इस कल में जब फ्रैक्चर आया तो हमने क्या किया था, घृतपान करवाया था। ठीक है, घृतपानम हितम नस्य, नस्य भी जो है हितकर हो सकता है। और उसके बाद क्या लिखता है भैया, प्रशाखासु अनुवासनम, अगर शाखा में हो तो अनुवासन बस्ती हितकारी होती है। समझ में आ गई बात। तो शाखा में के भग्न में हमें अनुवासन बस्ती जो है वो प्रशाखासु अनुवासनम। ठीक है, और ऊर्ध्वकाये तु भग्नम मस्तिष्क्यम कर्ण पूरणम घृतपानम हितम नस्यम प्रशाखासु अनुवासनम। ये बात हमें जो है यहाँ पर रटनी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सेक्शन नंबर फर्स्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके सेकंड सेक्शन की, सॉरी सेकंड सेक्शन कह रहे हैं, थर्ड सेक्शन खत्म हो गया, सेक्शन सी। सेक्शन डी की बात करते हैं। अब सेक्शन डी में क्या कहता है, सेक्शन डी में ये कहता है कि भाई अब अपने क्या हो गए, ऊर्ध्वकाय वाले सारे खत्म हो गए भग्न वगैरह, और फिर भी हम स्पेसिफिक ले गए कि कोई भी ऊर्ध्वकाय का भग्न हो तो हमको क्या क्या हितकर होगा भैया, ऊर्ध्वकाये तु भग्नानाम मस्तिष्कयम, मस्तिष्कयम कर्ण पूरणम घृतपानम हितम नस्यम। ठीक है, प्रशाखासु अनुवासनम। ठीक है, मस्तिष्कम कर्ण पूरणम घृतपानम हितम नस्यम प्रशाखासु अनुवासनम, ऐसे करके हमने लाइन पढ़ी। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद बात करें सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा इंस्ट्रक्शन टाइप की चीजें जो हमारे समझ में आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर आप या कोई पेशेंट जो है कहीं पर गिर जाए, ठीक है, और क्षत ना हुआ हो, क्षत यानी कोई डीप चोट ना लगी हो, बस उस स्थान पे सूजन आ रही हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट बहुत तेज, जैसे मान लो आप सीढ़ी पे से गिर गए, कोई खून वून नहीं आया लेकिन दर्द होना जो है वो स्टार्ट हो रहा है पेन में, तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएट क्योर क्या होना चाहिए। तो देखो श्लोक क्या लिखता है यहाँ पे, कहता है पतनात अभिघातात वा, पतन होने से, गिरने से अगर कभी अभिघात हो जाए, वा शूलम अंगम यत अक्षतम, या भाई अंग में क्या आ जाए, शून्यता आ जाए, यानी क्या हो जाए, सूजन आने लग जाए। ठीक है, लेकिन अक्षतम, क्षत नहीं हुआ हो। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया शीतान प्रदेहान, शीतल प्रदेह या शीतल शेकाश्च, या तो शीतल प्रदेह यानी लेप लगाओ, या फिर शीतल जल से या बर्फ से क्या करो, उसका सेक करो। भिषक तस्य अवचारे, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कह रहा है कि फटाफट उस जगह पर जहां पर भी आपको ऐसा अभिघात हुआ है, जहां पर भी अंग सूजन आई है लेकिन अक्षत है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, फटाफट उस जगह पे ठंडा लेप लगाना है, परिषेक लगाना है, ठंडी बर्फ का पानी लगाना है या बर्फ लगाना है, कुछ भी लगाना है, ताकि उस जगह पे क्या हो, ब्लड सर्कुलेशन तेजी से ना बढ़े। क्योंकि ताकि अगर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से नहीं बढ़ेगा तो वहां क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ेगी, और ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो वहां से जो बी सेल्स हैं या फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आकर के एक्यूमुलेट होएगा नहीं। ठीक है, वेसल्स के बाहर आके कलेक्ट होएगा नहीं, तो वहां सूजन कम होगी। अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट कम होगा तो वहां स्वेलिंग कम आएगी, और स्वेलिंग अगर कम आएगी तो उस आसपास के एरिया की जो नर्व्स में कंप्रेशन होना होगा वो नर्व्स का कंप्रेशन भी कम होगा, और नर्व्स का कंप्रेशन कम होगा तो देखो दर्द भी कम होगा। तो ऐसा करने से हम पेशेंट की सूजन को भी बढ़ने से रोकते हैं और उसके दर्द को बढ़ने से भी रोकते हैं।
और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो थोड़ी देर में इतनी स्वेलिंग और इतना दर्द स्टार्ट हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो हिल भी नहीं पाएगा या उस बॉडी पार्ट को मूव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हमको रखनी नहीं है। तो और अगर ऐसा, जैसे ये तो हो गया प्राइमरी क्योर, और अगर आपको लगता है कि हड्डी टूटने की प्रोबेबिलिटी है तो फटाफट क्या करना है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। यानी क्या कर रहे हो, मान लो आपको लग रहा है कि हड्डी टूटी है और भग्न, और अगर मान लो हड्डी टूट गई हो अंदर तो क्या होगा, पाक होगा अंदर, और अगर अंदर पाक हुआ, ठीक है, तो वो जाकर के मांस को, सिरा को, स्नायु को, उनको दूषित करेगा और फिर वो रोग जो है हमेशा के लिए कृच्छ साध्य हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको जरा भी भग्न की गुंजाइश दिखती है तो उस पेशेंट को फटाफट लेकर के जाना है, एक्सरे करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है, और अगर अंदर कोई डीप भग्न हो गया है तो उसको जो है ट्रीट करवाने के लिए ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना है। ठीक है मेरी बात यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद कहता है कि भैया अगर मान लो इसी से क्वेश्चन आ जाए सीधा कि मांस सिरा स्नायु का पाक होने पर भग्न क्या हो जाता है, सुख साध्य हो जाता है, याप्य हो जाता है, अनुपगम हो जाता है, या कृच्छ साध्य हो जाता है। तो आंसर इज कृच्छ साध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि मांस सिरा स्नायु में पाक हो जाए तो भी हमारे पास तरीका है, क्योंकि हमें पता है अभ्यंतर जो है पाक हो गया है, तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि जो है कोई पतली पतली जो है सिरिंज से इसमें डीप वुंड करते थे, उससे सारा पस जो है वो सक आउट करते थे और उसके बाद क्या करते थे, वहां पर सेचन कर देते थे। समझ में आ गई? तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि असाध्य है, बट ये क्या हो गया, जो चीज अगर शुरुआत में पाक होने से पहले ही वहां अगर ठीक कर ली होती एक्सरे करवा करके तो सुख साध्य रहती, लेकिन अब अगर पाक हो गया तो इसका मतलब अगर मांस सिरा स्नायु का पाक हो जाए तो भग्न कैसा हो जाता है, कृच्छ साध्य हो जाता है। अब इसी बात के लिए श्लोक देख लो क्या लिखता है, भग्न नैति यथा पाकम प्रयतेत तथाभिषक पाकम मांस सिरा स्नायु तत ही कृच्छेण सिद्ध्यति। यदि मांस सिरा स्नायु में पाक हो जाए तो ये कृच्छ से सिद्ध होता है, यानी कृच्छ से ठीक होता है। इसीलिए यदि कभी भग्न हो तो उसमें पाक न होने दें, ऐसा प्रयास करना चाहिए वैद्य को। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। तो अब इस भग्न वाले चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वंडरफुल ऑयल का नाम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको छोड़ना नहीं है। इसे कहते हैं गंध तेल। ठीक है, देखो भग्न वाले चैप्टर में यदि कोई कषाय टिक करना हो तो न्यग्रोध आदि, ठीक है, न्यग्रोध, तो भग्न, भग्न में ग न आ रहा है, ठीक है, वैसे ही न्यग्रोध में भी ग न आएगा, वैसे ही गंध में भी देखो ग न आ रहा है, तो गंध तेल का प्रयोग कहां पर, भग्न में। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो भग्न तेल जो है वो गंध तेल जो है उसे भग्न चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, अब बड़ी बात क्या है, इस तेल की खास बात क्या है। ठीक है, इस तेल की खास बात यह है कि अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि तैलम भग्न प्रसादकम। ये क्या है, ये तेल जो है वो सभी भग्न के लिए प्रसादक है, यानी सभी भग्नों में अच्छा है। तिलान कृष्णान, तो भग्न तेल जो है वो किस तेल से बनता है, काले तिल से बनता है। तत्तैलम सदा पथ्यम, ऐसा तेल जो है वो सदा पथ्यकारी है। ठीक है, भग्ना नाम सर्व कर्मसु, यानी किसी भी प्रकार का भग्न हो, कहीं पर भी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आंख बंद करके आप जो है वो इस तेल को, गंध तेल को दे सकते हो। और ये क्या है, इसको आप गंध तेल को सदा पथ्यम, यानी ये जो है ये खाने के भी काम आ सकता है, और जो है वो खाने के भी काम आ सकता है, लगाने के भी काम आ सकता है, परिषेक के भी काम आ सकता है, वात में भी डालने का काम आ सकता है, किसी भी तरह से आप गंध तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप सर्च करोगे तो गंध तेल आज की डेट में जिलेटिन कैप्सूल की फॉर्म में आने लगा है, जो लोगों को फ्रैक्चर्स में दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? हालांकि वो जो मार्केट में वो जो है वो लिटिल बिट क्वांटिटी में मिलता है, दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, बट यस, कहने का मतलब है कि गंध तेल जो है वो खिलाया जा सकता है और उससे जो है भग्न में लाभ मिलेगा। उसी तरह गंध तेल लगाया भी जा सकता है, उससे भी भग्न में लाभ मिलेगा और सबसे अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए बोलता है गंध तैलम इदम नामनम, या गंध तेल इदम नामना सर्ववात विकारनुत, सभी प्रकार के वात विकारों में, कैसा भी वात विकार हो उनको जो है वो हर लेता है। कौन? गंध तेल। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो गई कि गंध तेल जो है वो सभी प्रकार के वात विकारों को ठीक करता है। इसीलिए गंध तेल का मेंशन इधर भग्न में भी आया। क्यों? क्योंकि अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि तैलम भग्न प्रसादकम, लाइन गंध तेल।
ठीक है, तो भग्न प्रसादक तेल कौन? गंध तेल। सर्व वात विकारनुत कौन? गंध तेल। इसीलिए जब हम वात व्याधि वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो वहां पर भी गंध तेल का मेंशन आएगा। ठीक है, ये इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राजार हम एतत् कर्तव्यम राज्ञाम एव विचक्षणे। तो कहने का मतलब है ये राजाओं के योग्य तेल है और ये राजाओं को ही दिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? और या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये राजा के समान तेल है। तो कहने का मतलब है सभी तेलों का राजा कौन हो गया? गंध तेल हो गया। और ये थोड़ा सा भाई सीधी सी बात है, गंध तेल में इंग्रेडिएंट्स इतने कॉस्टली हैं कि भाई गंध तेल जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी आएगा। तो ये अफोर्ड भी कौन कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ राजा लोग। तो आज की डेट में जो लोग भी अच्छा थोड़ा सा हेल्दी इनकम है तो उनको अपने घरों में ये जो है एज अ फर्स्ट एड रखना चाहिए। ठीक है, तो गंध तेल जो है वो भाई सुश्रुत में गंध तेल को गंध प्रसादक बोला है। अच्छा, चरक में भी गंध तेल का मेंशन आया है। ठीक है, लेकिन चरक में गंध तेल का मेंशन कहां पर आया है? तो आपको ये ढूंढना होगा कहां पर आया है कि चरक के अंदर गंध तेल का मेंशन जो है वो कहां पर आया है। देखो, वात विकार मत बोला, तो वात के लिए कौन सी इंद्रिय रेस्पॉन्सिबल? ठीक है, आकाश, आकाश कर्ण है ना। तो कर्ण वाली इंद्रिय जो है वो मानी कि कर्ण में जब कान में दर्द होता है तो कर्ण शूल में गंध तेल जो है वो दिया जाता है। ऐसे मत सोचना गंध तेल है तो नाक में डाल रहे होंगे, नहीं 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 नहीं। वात का प्रमुख स्थान कौन सा? आकाश, तो कान में दिया जाता है। तो कर्ण शूल में गंध तेल का प्रयोग किया जाता है, नासिका शूल में या नासिका भग्न में मत डाल देना गंध नाम सोच के। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे भग्न चिकित्सा चैप्टर नंबर 4। सर भग्न चिकित्सा कह रहे हैं, सुश्रुत चिकित्सा चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।